पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आर्थिक गतिविधियों का जो समूहीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वह प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में किया गया है। आज हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहा जाता है, उसमें क्या योगदान है। साथ में तीनों क्षेत्रकों का रोजगार उपलब्ध कराने में क्या योगदान है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं और निजी क्षेत्र क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तीनों क्षेत्र किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद होता है। किसी भी देश की सीमाओं के भीतर तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद होता है। 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा था। धीरे धीरे यद्यपि तीनों क्षेत्रकों में वृद्धि हुई, विकास हुआ, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक का विकास तेजी से हुआ और वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान है, तत्पश्चात तृतीयक क्षेत्रक का योगदान है। इस तरह सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सबसे ज़्यादा है। वहीं अपन बात करें कि रोजगार उपलब्ध कराने में आज भी प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान सर्वाधिक है। प्राथमिक क्षेत्रक का तात्पर्य कृषि एवं उसके सह उत्पाद। प्राथमिक क्षेत्रक आज भी कुल रोजगार का आधे से अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। यद्यपि तृतीयक क्षेत्रक में सर्वाधिक वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार सृजन के मामले में तृतीयक क्षेत्रक उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितना कि सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान बढ़ा। इस तरह से वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्रक है वह प्राथमिक क्षेत्रक है, जिसमें लगभग 44% जो कुल रोजगार है उसका प्रदान किया जाता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग काम में नहीं लगाता है, ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक लगे होते हैं वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उत्पादन में नहीं करते हैं, अर्थात जितने लोग कृषि कार्य में लगे हैं, यदि उनमें से कुछ लोगों को कृषि कार्य से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया जाए, तब भी कृषि उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके काम का समय निश्चित होता है, उनका जो रोजगार होता है वो सुनिश्चित होता है, उन्हें सवैतनिक छुट्टियां प्राप्त होती हैं, कुछ भत्ते प्राप्त होते हैं।
और निश्चित नियमानुसार उनके द्वारा काम किया जाता है। जब रोजगार प्रदान किया जाता है तो उन्हें एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। जैसे शासकीय कार्यों में, शासकीय सेवाओं में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी माने जाते हैं या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग माने जाते हैं। जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। सेवा की कुछ शर्तें होती हैं, अवकाश के नियम होते हैं, काम के घंटे या काम का समय निश्चित होता है और यदि उन्हें काम के घंटों से अधिक काम करना पड़ा तो उसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनके रोजगार की निश्चितता नहीं होती है। साथ में काम का जो समय होता है वह भी निर्धारित नहीं होता है, मजदूरी निर्धारित नहीं होती है और उनको नियुक्त करते समय कोई नियुक्त पत्र जारी नहीं किया जाता है। उन्हें नियोक्ता जब चाहे तब काम से निकाल सकता है। इस तरह ऐसे क्षेत्र जिनमें मजदूरों की मजदूरी निश्चित नहीं होती, काम के घंटे निश्चित नहीं होते, कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते, सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता, अर्थात अगर वो काम नहीं करते हैं तो उस दिन का उनको वेतन नहीं मिलेगा। तो इस तरह काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको असंगठित क्षेत्र का श्रमिक कहा जाता है। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं है। अतः इनके रोजगार की समस्या बनी रहती है और इसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम का अधिकार प्रदान करता है। यह रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। यदि सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। यद्यपि यह अधिनियम 2005 में बनाया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन 2 फरवरी 2006 से हुआ। पहले इसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 में बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस तरह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम का अधिकार प्रदान करता है। रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम ही है। इसके तहत ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि भूमि उत्पादकता में वृद्धि हो, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। ऐसे कार्य महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किए जाते हैं। अब अगला मुद्दा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में ऐसे काम आते हैं जो सरकार द्वारा किए जाते हैं, और निजी क्षेत्रक में ऐसे कार्य आते हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक के जो कार्य होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम के जो काम होते हैं, वह सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं। साथ में इसका जो उद्देश्य होता है वह लोक कल्याण होता है। इसमें लाभ की भावना नहीं होती है, बल्कि लोगों को सहायता पहुंचाना, लोगों की मदद करना, लोगों का विकास करने की भावना जुड़ी होती है। वहीं जो निजी क्षेत्रक होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और निजी हित करना होता है। तो इस तरह से निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक में सार्वजनिक क्षेत्रक जो है वह ऐसे काम करता है, ऐसे क्षेत्र में काम करता है जो ज़्यादा व्ययशील होते हैं, जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में निजी व्यक्ति या निजी कंपनी पैसा नहीं लगाना चाहती है। यदि ऐसे क्षेत्र में निजी कंपनी पैसा लगाती भी है तो वह लोगों से सेवा के बदले या वस्तु के उपलब्धता के बदले ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करती है, जिससे लोगों का शोषण होता है। अतः सरकार की कोशिश यह रहती है कि ऐसी सेवाएं जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, अनिवार्य सेवाएं हैं, और जिनमें ज़्यादा पूंजी लगने की ज़रूरत होती है, उसमें सरकार द्वारा स्वयं व्यय किया जाता है, पूंजी खर्च की जाती है और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जो देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष के अंदर उत्पादित होती है। किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त क्षेत्रक की अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद में 1974-75 में प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान ज़्यादा था और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक का योगदान कम था, लेकिन धीरे धीरे तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियों का विकास हुआ और तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता गया। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह तृतीयक क्षेत्रक का है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक का है और इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक का है। लेकिन आज भी रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे आगे है, इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्रक है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक है। रोजगार सृजन कैसे किया जाए, इसके कई उपाय हैं। यदि प्राथमिक क्षेत्रक में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो अन्य क्षेत्रकों में तेजी से विकास होता है। जैसे कृषकों को यदि समय पर साख उपलब्ध कराई जाए, खाद और बीज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाए, ऐसी स्थिति में कृषि में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से परिवहन एवं व्यापार में वृद्धि होती है। इस तरह अगर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, सरकार द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई व्यवस्था होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप
व्यापार एवं परिवहन के साधनों में वृद्धि होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर भी रोजगार सृजन किया जा सकता है, रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इस कृषि क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रक जहाँ की सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस क्षेत्र में भी सरकार द्वारा प्रयास यदि किया जाए तो रोजगार में वृद्धि हो सकती है। जैसे किसी क्षेत्र में अरहर का उत्पादन होता है या सरसों का उत्पादन होता है, तो उस क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके सरकार द्वारा रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो इस तरह रोजगार सृजन करने के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं, जिनको अपनाकर सरकार रोजगार में वृद्धि करने के प्रयास कर सकती है, रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है और काम करने के लिए आवश्यक दक्षता भी रखता है, योग्यता भी रखता है और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो देता है पर काम में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का क्या योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई।